हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी प्री के लिए महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के एमसीक्यूज करेंगे। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से आज के एमसीक्यूज हैं, काकतीय वंश से क्वेश्चंस हैं। अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में गोंचा पर्व की शुरुआत हुई थी? तो गोंचा पर्व क्या है? जो बस्तर का दशहरा है, जो बस्तर का बहुत महत्वपूर्ण गोंचा पर्व है, उसकी शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में। साथ ही साथ आप अपना भी हम जल्दी जल्दी आंसर बताते जाएंगे क्योंकि वही टाइम ज्यादा होता है, तो साथ ही साथ आप अपना भी आंसर कमेंट बॉक्स में डालते जाएं। सन 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? 1910 के विद्रोह में मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? भूमकाल विद्रोह की बात हो रही है। भूमकाल विद्रोह की बात हो रही है। इस टाइम शासक कौन थे? शासक रहे हैं इस टाइम रुद्र प्रताप देव। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो देखिए 1947 टू 48 की बात हो रही है, ठीक है। ये वही शासक हैं जो आज बस्तर वासियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर बस्तर वासी काकतीय वंश का इतना सम्मान करते हैं तो सिर्फ वो सिर्फ प्रवीर चंद्र भंजदेव जी के कारण, ठीक है। यही थे जो सबसे सम्मानित राजा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय शासक थे प्रवीर चंद्र भंजदेव जी। प्रवीर चंद्र भंजदेव। बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? इसे जुगराज कुंवर ने विद्रोह किया था, बस्तर की रानी का विद्रोह, या इसे रानी चोरिस का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चोरिस चोरिस के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था? 1878 में हुआ था, ठीक है। 1878 से 4 साल तक चला था, 82 तक। जुगराज कुंवर, जिन्हें रानी चौरिस के नाम से भी जानते थे, इन्होंने अपने पति एवं शासक भैरम देव के खिलाफ विद्रोह किया जो 1878 से 82 तक चला। अगला, बस्तर में रानी चौरिस का विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था रानी चौरिस का विद्रोह? जुगराज कुंवर देवी ने। भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है? भ्रमरकोट या चक्रकोट बोले या महाकांतार बोले, सब एक ही बस्तर के ही नाम है, ठीक है। भ्रमरकोट, चक्रकोट या फिर महाकांतार, सब बस्तर क्षेत्र के ही नाम है, ठीक है। बस्तर को प्राचीन काल में चक्रकोट, भ्रमरकोट या महाकांतार आदि नामों से जाना जाता था। बस्तर के छिंदक नागवंश, छिंदक, ये यहाँ पे सॉरी ये गलत हो गया है, ठीक है। छिंदक नागवंश नहीं है का नाम। बस्तर के काकतीय शासक किस स्थान के शासक थे, ठीक है। अब आता है टाइम 1324 का। इस टाइम क्या चल रहा है? अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के साथ दक्षिण अभियान चल रहा है। तो इन्होंने जब वारंगल को जीता और वहां के राजा को हराया, तो जो राजा थे उन्होंने क्या किया था? वारंगल में बहुत एक फेमस कथा चलती है कि वहां के राजा एक सोने की मूर्ति बनवा ली है और उसको जंजीरों से लपेटवा दिया, ठीक है। इसका मतलब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी शासक के वंशज थे अन्नम देव, ठीक है। अन्नम देव सीधा नॉर्थ की ओर भागे थे। नॉर्थ की ओर मतलब वारंगल छोड़ के अब ऊपर की ओर भागे। तो डंकिनी और शंकिनी नदी का संगम था वहां पे दंतेवाड़ा, मतलब जैसे ही वो उस संगम को पार कर रहे थे, वहां पे उन्हें कुछ अपनी कुल देवी की अनुभूति हुई थी, दंतेश्वरी देवी। तो वहीं पर उन्होंने अपनी कुल देवी की मंदिर की स्थापना की थी। दंतेश्वरी माँ ओरिजिनली छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ में नहीं थी, ठीक है। इनकी जो स्थापना है वो काकतीयों के द्वारा की गई है। काकतीय शासक थे अन्नम देव, उनके द्वारा की गई है। तो काकतीय शासक किस स्थान के शासक थे? वारंगल के शासक थे, ठीक है। बस्तर का काकतीय वंश मूलतः या चालुक्य मूलतः वारंगल वर्तमान तेलंगाना क्षेत्र से संबंधित था। इस वंश के संस्थापक अन्नम देव थे, जिन्होंने 1324 ईस्वी में छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव को पराजित कर इस क्षेत्र में काकतीय वंश की नींव रखी थी। वो वहां जा रहे थे, नॉर्थ की ओर जा रहे थे, तो वहां शासन चल रहा था छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव का, ठीक है। अब हरिश्चंद्र देव को इन्होंने युद्ध में हराया और चाहा कि उनकी बेटी से शादी करने, चमेली देवी के सामने शादी का प्रपोजल दिया ताकि जनता विद्रोह न कर दे। लेकिन चमेली देवी वीरांगना थी, ठीक है। वो पूरी ताकत के साथ आनंद देव से लड़ी भी और शहीद भी हो गई। इसीलिए बस्तर की पहली शहीद के रूप में
मतलब महिला शहीद के रूप में चमेली देवी का नाम आता है। ठीक है। बस्तर की चालुक्य काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? कौन था संस्थापक? वही था जिसने स्थापना की, अन्नम देव। बस्तर में रहने वाले की जीवन शैली और तौर तरीके आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में रहने वाले और उनके समकक्षों की तरह है। देखिए, ये माना जाता है कि आज जो बस्तर की हलबा जाति है, ठीक है, हलबा, इनका जो रहन सहन है बहुत हद तक वारंगल वासियों से मिलता जुलता है। ठीक है। माना जाता है कि ओरिजिनली छत्तीसगढ़ में नहीं थे, ये काकतीय शासक आनंद देव के साथ वारंगल से इधर आके बसे हुए थे। तो हलबा, ठीक है, हलबा जो जाति है, जिन जाति है, उनकी जीवन शैली, रहन सहन सभी आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले वालों से बहुत ही मिलता जुलता है। अगला है, बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? स्थापना हुई थी 1324 में। इस राज्य के इस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया। किस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया? तो बस्तर। ठीक है। बिल्कुल भी डाउट नहीं होना, ऐसी आंसर मतलब ऑप्शन देता है एग्जाम में, और कूट ज्यादा से ज्यादा कूट में पूछता है। ठीक है। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी है? किस राजवंश की कुल देवी है? अन्नम देव थे काकतीय वंश के, और काकतीय वंश की ही कुल देवी है दंतेश्वरी मां। दंतेवाड़ा में स्थापित दंतेश्वरी देवी काकतीय वंश की कुल देवी थी। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव द्वारा दंतेवाड़ा में डंकिनी शंखिनी के संगम पर कराया गया था। अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य युद्ध का कारण क्या था? अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य युद्ध का कारण कौन था? यही आगे जाके क्या किए थे? शासन की 1774 में हुआ। अजमेर सिंह को शासक बनाया गया था। ठीक है। और दरियादेव और अजमेर सिंह के बीच उत्तराधिकार का ही युद्ध चल रहा था, सत्ता के उत्तराधिकार का युद्ध, जिसमें जो दरियादेव थे वो मराठाओं से मिल गए और बस्तर को मराठाओं के अधीन कर दिया था। 1777 में अजमेर सिंह की हत्या कर दी गई। इसी टाइम में 1774 से 77 में हम हलवा विद्रोह भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हलवा जनजाति के फेवरेट थे अजमेर सिंह, वो इन्हीं को राजा के रूप में देखना चाहते थे। अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार को लेकर 1774 से 1777 तक संघर्ष चला, जिसमें हलवा जनजाति के लोगों ने अजमेर सिंह का साथ देते हुए विद्रोह किया, जिसे हलवा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। कोटपाड़ की संधि, कोटपाड़ की संधि इसी से रिलेटेड है। ठीक है। कोटपाड़ की संधि 1778 में हुई थी, जिसके तहत दरियादेव ने बस्तर को मराठाओं के इनडायरेक्टली अधीन कर दिया था। 6 अप्रैल 1778 कोटपाड़ की संधि हुई। इस संधि के तहत मराठाओं के अधीन बस्तर क्षेत्र आ गया और 59,000 टकोली प्रतिवर्ष देने को राजी हुआ। दूसरा क्या था? जो मीडिएटर थे, जो जयपुर के राजा नरेश थे, उन्होंने कोटपाड़, चुकचुड़ा, पोड़ागढ़ और रायगढ़ क्षेत्र दिया गया था। जयपुर नरेश उड़ीसा के थे। जयपुर नरेश उन्होंने क्या किया था? मीडिएटर की भूमिका, मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी कोटपाड़ की संधि में। इसके एवज में इनको कोटपाड़, चुकचुड़ा और पोड़ागढ़, रायगढ़ का क्षेत्र दिया गया था। निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया था? किस संधि के द्वारा आया था? अभी हमने पढ़ा है कोटपाड़ की संधि। अगला, भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ था? भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ था 1795 को। ये किस लिए हुआ था? ब्रिटिश अधिकारी के जो ब्लंट था, 1795 में जो मिस्टर ब्लंट आए थे, उनके मतलब बस्तर प्रवेश पर इन्होंने रोक लगाया था भोपालपट्टनम का संघर्ष के दौरान। आगमन के विरोध में बीजापुर के भोपालपट्टनम क्षेत्र में हुआ था। यह काकतीय वंशीय शासक दरियादेव के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। भोपालपट्टनम संघर्ष की शुरुआत कब हुई थी? 1795। अगला है, भोपालपट्टनम संघर्ष के कारण क्या थे? कारण क्या था? बस्तर में ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन होना, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, मिस्टर ब्लंट के आगमन के विरोध में। तो मिस्टर ब्लंट के आगमन के विरुद्ध में।
इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए जगदलपुर में कहा जाता है बहुत सारे चौराहे हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा जगदलपुर। इसे इस राज्य में इसे चौराहों के नगर के रूप में किसने बसाया था? रुद्र प्रताप देव ने बसाया था, ठीक है, इसका श्रेय रुद्र प्रताप देव को जाता है। किसने जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में विकसित किया था? किसने किया था? रुद्र प्रताप देव जी ने विकसित किया था। तो आज का हमारा एमसीक्यू सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे अगले एमसीक्यू में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।